हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इस एक ही वीडियो में ओ लेवल से रिलेटेड सारी बातें कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में व्हाट इज़ ओ लेवल यानी ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी कौन कौन इसे कर सकता है, एग्जाम साइकिल क्या है, कब कब इसके एग्जाम होते हैं, और इसके वीडियो लेक्चर कंप्लीट और इसके जो पीडीएफ नोट्स स्टडी मटेरियल है वो आपको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जो आपके वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स हैं यानी कि जो इसका स्टडी मटेरियल है ये पूरी तरीके से 100% फ्री है। यहां पर आपको कोई भी पेड कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओ लेवल में जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी पेपर हैं, सभी के जो वीडियो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद ओ लेवल में टोटल आपका जो है खर्चा कितना आ जाएगा यानी उसकी टोटल फीस कितनी है। ध्यान रखना, ये फीस जो है ये हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये ओ लेवल कोर्स जो सोसाइटी कंडक्ट करवाती है यानी कि नाइलेट, इसे आपको पे करना है। ठीक है, फिर ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनेगा, प्रोफाइल कैसे लॉक करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल लेवल पर देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके। पेपर लॉक कैसे करते हैं, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, और रिजल्ट जो है वो कैसे देखेंगे, और प्रोजेक्ट जो है वो कैसे सबमिट होता है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि ओ लेवल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ हर मॉड्यूल की यानी ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं आपको सिर्फ उसी की तैयारी करनी है, बाकी और आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक चीज क्लियर कर देते हैं, जैसे हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ चीजें पहले से आती हों। ठीक है, तो उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि कितने टाइम पर मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया है। आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके पर्टिकुलर उसी टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखना है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो मैंने इस वीडियो में कितने टाइम पर बताया है, यानी इस टॉपिक को कितने टाइम पे क्लियर किया है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि ओ लेवल कोर्स क्या है। तो व्हाट इज ओ लेवल कोर्स। ओ लेवल कोर्स जो है ये डोएक सोसाइटी कंडक्ट करवाती है। डोएक सोसाइटी जिसका पहले नाम था, अभी इसका जो नाम है वो नाइलेट है, NIELIT। ये सोसाइटी जो है ये कंडक्ट करवाती है ओ लेवल कोर्स। और ओ लेवल कोर्स जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हमें कंप्यूटर में काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, यानी ओ लेवल कोर्स जो आपका है ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और हर एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी इस पर हम बात करेंगे। फिर यहां पर देखिए, इसमें टोटल ओ लेवल में 4 मॉड्यूल होते हैं, यानी कि सीधी सी बात है आपको इसमें 4 पेपर देने होते हैं। ठीक है, पहला मॉड्यूल है M1R5, दूसरा M2R5, तीसरा M3 और M4। M1R5 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में IT भी कह सकते हैं, तो IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये आपका पहला पेपर है, जिसमें यहां पर अभी हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। दूसरा है जो कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पर बेस्ड है। तीसरा जो मॉड्यूल यानी कि पेपर है ये आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। और चौथा जो है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 मॉड्यूल हैं और इसमें आपको इन चारों मॉड्यूल को क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट इशू होता है। और यहाँ पर इसके जो जॉब रोल है यानी ओ लेवल कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं या फिर आपको कंप्यूटर में किस किस फील्ड में नॉलेज हो जाएगी, तो वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वेब डिजाइनर आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, जूनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, IT लैब असिस्टेंट, और यहां पर आप कंप्यूटर पढ़ा भी सकते हैं यानी कि टीचिंग असिस्टेंट या फिर टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें ओ लेवल कोर्स में कंप्यूटर से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। ओ लेवल कोर्स क्या है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ओ लेवल सिलेबस की। ओ लेवल सिलेबस में यहां पर आप एक चीज देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है R5.1। इसका क्या मतलब है, तो देखिए ओ लेवल आपका ये कोर्स हो गया। R5 का मतलब ये है कि यहां पर जो आपका ओ लेवल कोर्स है इसमें 5वीं बार सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, 5वीं बार सिलेबस चेंज हुआ है। और यहां पर .1 का मतलब यह है, देखिए इससे पहले जो था वो ओ लेवल R5 था, ओनली R5। तो यहां पर देखिए R5 जो है या फिर R5.1, ये दोनों का ही सिलेबस सेम है। एक चीज का ध्यान रखना, R5 और R5.1 इन दोनों का सिलेबस सेम है। यहां पर डिफरेंस इतना है कि जो आपका इससे पहले R5 था उसमें जो एग्जाम पैटर्न था उसमें थ्योरी एग्जाम था एक। ठीक है, थ्योरी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, उसमें टोटल 4 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल था। बात समझ में आ गई, इसके बारे
बारे में अभी हम बात करेंगे आगे एग्जामिनेशन पैटर्न में, ठीक है। अभी आप इतना समझ लें कि R5 और R5.1 इसका जो सिलेबस है, यहाँ पर आप जो देखेंगे चारों पेपर का सिलेबस ये सेम है, बस केवल एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज है, R5 का अलग है और R5.1 का अलग है। और करंट टाइम की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो R5.1 यही सिलेबस लागू होगा, यानी यही एग्जामिनेशन पैटर्न लागू होगा, जो अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, ये आपका M1 R5 का सिलेबस है, जिसमें आप यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये जो आपके चारों मॉड्यूल हैं, इन चारों मॉड्यूल की जो प्लेलिस्ट है अभी आपको हम यूट्यूब पे दिखा देंगे, ठीक है। हमारे यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल पर ये चारों ही प्लेलिस्ट जो है ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं और हर एक प्लेलिस्ट में उसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने पूरा डिटेल्ड सिलेबस कवर किया है, ठीक है। यहाँ पर आप जो देखेंगे ये भी शॉर्ट में ही सिलेबस है, पूरा डिटेल्ड नहीं है, इसके अंदर भी सब टॉपिक है। तो ये हमने हर एक प्लेलिस्ट में, यानी हर एक मॉड्यूल की प्लेलिस्ट में हमने इसको डिटेल में पहले ही कवर कर लिया है कि हम इस प्लेलिस्ट में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि हमने इसको कवर कर रखा है अपनी सीरीज में। आगे अभी हम उसको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी इसे करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। अब वो जो आपने 12th कर रखा है वो आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, यूपी बोर्ड से किया हो या किसी भी बोर्ड से किया हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप कॉमर्स से हैं, मैथ से हैं, बायो से हैं, कंप्यूटर से हैं, आर्ट से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप 10+2 नहीं है, आप 10th के बाद में ही करना चाहते हैं डायरेक्टली ओ लेवल, तो उसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिलहाल यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 10+2 के बाद ही ओ लेवल करेंगे या करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, और इसके अलावा इसमें और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, मतलब आधार कार्ड, फोटो, वो अलग बात हो गई, बाकी और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप लगभग 3 मंथ या फिर 6 मंथ का कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लें, जिससे आपको कंप्यूटर में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद ही आप ओ लेवल करें। अगर आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप डायरेक्टली ओ लेवल ना करें, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि हाँ हम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप डायरेक्टली ओ लेवल कर सकते हैं, कंप्यूटर में आपको नॉलेज हो या ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम साइकिल की, यानी कि जो ओ लेवल के एग्जाम हैं वो कब कब होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरे साल में, ठीक है, एक साल में ओ लेवल के जो एग्जाम हैं वो 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक जनवरी मंथ में और दूसरा जुलाई मंथ में। कोई भी ईयर हो, 2022, 23 या फ्यूचर में 24 वगैरह, ठीक है। तो उसमें हर साल में जो है 2 बार एग्जाम होते हैं, जनवरी और जुलाई, ठीक है। हालांकि जनवरी और जुलाई की जो डेट होती है वो फिक्स होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको जनवरी 2023 में एग्जाम देना है, ठीक है, जनवरी 2023 में एग्जाम देना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 मंथ पहले ही, यानी कि जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 से ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपको जनवरी 2023 में एग्जाम देना है तो 6 मंथ पहले, यानी कि जुलाई 2022 से ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डेट्स कैसे चेक करनी है, कब लास्ट डेट है, कब क्या है, वो भी हम अभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, यानी 6 मंथ पहले ही डेट आ जाती है। और इसी तरह से अगर आपको जुलाई में एग्जाम देना है तो जनवरी से उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये 2 बार एग्जाम होते हैं, अभी हम और आगे डिटेल में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स की। तो इसके जो वीडियो लेक्चर हैं वो सारे वीडियो लेक्चर, चारों मॉड्यूल के जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको UPCISS यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए UPCISS, ये हमारा लोगो है, और इस चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो आपको चारों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ओ लेवल की। फिर उसके बाद बात करते हैं PDF नोट्स की। तो जो PDF नोट्स हैं ओ लेवल से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है चारों पेपर का, चारों मॉड्यूल का, वो आपको UPCISSyoutube.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर मिलेगा, UPCISSyoutube.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, नोट्स में जाएंगे, ओ लेवल स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और वहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ओ लेवल से रिलेटेड हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में मिक्स हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ हिंदी है। और जो वीडियो लैंग्वेज है वो आपको पता है कि हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स क्लियर हो गया। वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स दोनों ही कंप्लीटली फ्री हैं, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज वगैरह पे नहीं करना, मतलब कंपलसरी नहीं है। बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो वो अलग से पे कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। उसके लिए हमने QR कोड वगैरह PDF नोट्स में दे रखा है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नोट्स के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको QR कोड वगैरह मिल जाएगा, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं
हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की जब बात करते हैं तो हमारा जो नया सिलेबस है यानी कि R5.1, ठीक है, R5.1 इसके अकॉर्डिंग हमें 4 मॉड्यूल, ये तो आपको पता ही है कि वो लेवल में टोटल 4 मॉड्यूल हैं, तो 4 मॉड्यूल के 4 आपको थ्योरी पेपर देने होते हैं और 4 आपको प्रैक्टिकल पेपर देने होते हैं, यानी 4 थ्योरी मॉड्यूल और 4 प्रैक्टिकल मॉड्यूल। बात समझ में आ गई? यानी कि आपको 4 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल देने हैं चारों मॉड्यूल के। टोटल कितने पेपर हो गए? 8 पेपर हो गए। और एक आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होता है, क्या है, वो हम बात करेंगे इसी वीडियो में भी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। तो यहाँ पर 4 आपके थ्योरी जो पेपर होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एक थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल एंड वाइबा दोनों यहाँ पर कंबाइंड होते हैं। प्रैक्टिकल एंड वाइबा, थ्योरी आपका अलग होता है और ये दोनों अलग अलग डेट में होते हैं। आपके जो 4 थ्योरी पेपर हैं और ये जो 4 प्रैक्टिकल पेपर हैं ये सभी डिफरेंट डिफरेंट डेट में होंगे, यानी कि टोटल 8 दिन आपके पेपर होंगे। बात समझ में आ गई? 8 दिन, ठीक है, 8 डेज आपके पेपर चलेंगे। जो आपके 4 थ्योरी पेपर होते हैं ये लगातार 4 दिन तक चलेंगे और जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं ये भी लगातार 4 दिन तक चलते हैं, लेकिन बीच में थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में आपको गैप मिल जाता है, ठीक है, 10 से 15 दिन का या जो भी है इतना गैप आपको मिल जाता है। बात समझ में आ गई? और प्रोजेक्ट जो है ये आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं 2 पेपर पास करने के बाद, यानी जो आपके 4 पेपर हैं इसमें से 2 पेपर पास करने के बाद आप प्रोजेक्ट कभी भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न में कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो थ्योरी जो आपका एग्जाम होता है वो आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है, और जो आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है उसमें 100 MCQs पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि MCQs होते हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी कि एक क्वेश्चन होगा और आपके 4 ऑप्शन होंगे। सिंपल है, एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन। इसमें ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, जो नया सिलेबस है यानी R5.1, ठीक है, ये जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग वो लेवल में नहीं है, किसी भी मॉड्यूल में अभी नहीं है, इन फ्यूचर हो ये अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम होता है तो अभी के लिए तो OMR पर होता है, यानी कि एक तरह से ऑफलाइन होता है, ठीक है, अभी ऑफलाइन होता है। OMR पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, OMR दी जाती है और OMR में आपको सॉल्व करने होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो जाए, जिस तरह से CCC का ऑनलाइन एग्जाम होता है, हो सकता है फ्यूचर में ऑनलाइन हो जाए। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, यानी कि ऑनलाइन और OMR दोनों मेंशन है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? MCQs होंगे, मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 100 होंगे और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए? 33%। कितना चाहिए? 33। पहले देखिए 50% था और अभी भी 50% है, लेकिन हम बात करेंगे अभी उसके बारे में भी। फिलहाल अभी आप इतना समझ लें कि आपको थ्योरी में हर एक मॉड्यूल में आपको 33% लाने ही लाने हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपने M1 यानी पहला मॉड्यूल फिल किया, एग्जाम दिया और आपने पहले मॉड्यूल के 2 एग्जाम दिए। एक आपने दिया थ्योरी का जिसमें आपसे 100 MCQs पूछे जाएंगे और दूसरा आपने दिया प्रैक्टिकल का। तो इस तरह से एक मॉड्यूल के आपने 2 एग्जाम दिए, तो थ्योरी में भी आपके कितने आने चाहिए? 33%। थ्योरी में कितने आने चाहिए? 33%, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है, यानी जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, इसमें भी आपके 33% मिनिमम आने चाहिए। लेकिन दोनों को जब हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो 50% अबव होने चाहिए। बात समझ में आ गई? कितना होना चाहिए? 50% अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल एंड वाइबा की बात करें तो ये आपको इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और ये जो आपका प्रैक्टिकल होगा ये प्रैक्टिकल आपका नज़दीक में ही हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें लखीमपुर की तो प्रैक्टिकल इसका लखीमपुर में ही हो जाता है। जो नाइलेट के द्वारा रजिस्टर्ड सेंटर होते हैं वहीं पर आपका प्रैक्टिकल और वाइबा एग्जाम हो जाता है। और बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड वाइबा एग्जाम को लेकर। तो देखिए जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और ये आपका लैब में होगा, यानी इसके लिए आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल करना होगा। उसमें क्वेश्चन MS वर्ड एक्सेल से रिलेटेड आ जाते हैं और अगर आपका दूसरा पेपर है तो उसमें आपसे HTML और CSS का कोड लिखने को आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर हमने बात की है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके। जो आपके 4 मॉड्यूल मिलेंगे प्लेलिस्ट, उसमें हमने बताया है कि पूरा सिलेबस पहली चीज़ कवर किया है, दूसरा थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 3 पूछे जाएंगे तो तीनों कंपलसरी होंगे और अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से आपको 3 करने होंगे, एक ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल होगा इसमें भी आपके जो है 100 मार्क्स होंगे, लेकिन 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर का वाइबा होगा वहीं पर एक ही साथ एक ही डेट में, ठीक है। तो ये मिला के आपका हो गया 100% और इसमें भी आपको लाना है 33%। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे मिनिमम पास परसेंटेज इज 50% ऑफ टोटल वेटेज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ने के बाद आपका 50% होना चाहिए हर एक मॉड्यूल में, ठीक है, हर एक मॉड्यूल में। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके थ्योरी में
मान लेते हैं कि आपके आ गए 35 नंबर। कितने आ गए? 35। ध्यान से समझना, थ्योरी में आपके आ गए 35 नंबर, किस में से? 100 में से। ठीक है, 100 में से 35 नंबर आपके आ गए। ठीक है, ये हो गया। और प्रैक्टिकल में मान लेते हैं कि आपके आ गए 40 नंबर 100 में से। कितने आ गए? 40 नंबर। प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों को मिला के 40 नंबर आपके आ गए 100 में से। अब यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे, अगर हम अलग अलग देखें तो आप थ्योरी में भी 33% से ज़्यादा लाए हैं यानी पास हैं, और इसमें अगर देखें तो इसमें भी आप 33% लाए हैं यानी कि पास हैं, इंडिविजुअली पास हैं। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इस तरह से आपका 100 + 100 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। और यहाँ पर 40 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 75 यानी 75। तो यहाँ पर आपके कितने टोटल मार्क्स आए? 75। 200 में से 75 नंबर। तो यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 50% होना चाहिए, यानी कि 200 में से कम आपके 100 नंबर होने चाहिए दोनों को जोड़ करके। तो यहाँ पर दोनों में आप इंडिविजुअली तो पास हैं, लेकिन जोड़ने के बाद अगर 50% नहीं हुआ तब भी आप फेल होंगे। बात समझ में आ गई? और आपको दोनों पेपर फिर से देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल में से किसी भी एक एग्जाम में अगर आप किसी भी तरह से फेल होते हैं तो आपको दोनों ही देने होंगे। ये नहीं कि आपने थ्योरी में पास कर लिया तो प्रैक्टिकल केवल देना पड़ेगा दोबारा, ऐसा नहीं है। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देने होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने थ्योरी में नंबर लिए, मान लेते थ्योरी में आपके मार्क्स आ गए 80। ठीक है, 100 में से 80 नंबर आपके आ गए। क्लियर हो गया? 100 में से 80 नंबर आ गए थ्योरी में। और प्रैक्टिकल में मान लेते हैं कि आपके आए 40 नंबर। प्रैक्टिकल में कितने आए? 40 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 33 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 40 33 से ज़्यादा, यानी इसमें भी पास है और आप इसमें तो पास ही हैं। तो अब अगर दोनों को जोड़े तो यहाँ पर 120 हो गया, यानी 200 में से 120 मार्क्स आपके आए हैं, तो अब यहाँ पर आप पास माने जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो क्या है, किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल देने होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर के आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओ लेवल फीस स्ट्रक्चर की। ठीक है, ओ लेवल फीस स्ट्रक्चर की, यानी इसमें टोटल कितना खर्चा आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसमें आपका 500 रुपये खर्च होगा। ठीक है, यानी 500 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी ये टोटल फीस है, ये आपको एक साथ पे नहीं करनी, बल्कि धीरे धीरे पे करनी है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सबसे पहले आपको 500 रुपये पे करने हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम फॉर्म भरने की जब भी डेट आएगी, ठीक है, तो जब डेट आएगी तब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपके हमने बताया कि टोटल कितने मॉड्यूल हैं? 4 मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो चारों मॉड्यूल का एग्जाम आप एक साथ दे सकते हैं, यानी कि अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको लगता है, तो आप चारों पेपर एक साथ लॉक कर सकते हैं और चारों का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, जिससे आपका 6 महीने में ही ओ लेवल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? या फिर आप चाहें तो 4 को एक साथ ना दे करके बल्कि 2 एक साथ में दे दें, यानी कि M1 और M2 2 पेपर एक साथ और M3 और M4 2 पेपर एक साथ अलग अलग 6 महीने बाद में। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम फीस जो है वो 1000 रुपये पर मॉड्यूल है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के। इसमें आपको हमने बताया कि हर एक मॉड्यूल में एक थ्योरी एग्जाम होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है। आप जब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए अप्लाई करेंगे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 रुपये टोटल है हर मॉड्यूल का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 4 मॉड्यूल हैं तो 4000 रुपये आपका ये हो गया। बात समझ में आ गई? और एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 100 रुपये है। तो जितनी बार आप एग्जाम अप्लाई करेंगे उतनी बार आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। यानी कि मान लेते हैं कि आपने चारों पेपर एक साथ भर दिए तो 4000 रुपये ये आपका 4 पेपर का कटेगा और 100 रुपये एग्जाम प्रोसेसिंग फीस, यानी 4100 रुपये में आपके चारों एग्जाम हो जाएंगे। और अगर आपने 2 करके भरे तो यहाँ पर क्या होगा? 2000 रुपये 2 मॉड्यूल के कटेंगे। ठीक है, और 100 रुपये एग्जाम प्रोसेसिंग फीस, यानी कि ये 100 रुपये 2100 रुपये आपका कटेगा 2 पेपर के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से 2 पेपर के लिए भरेंगे तो फिर से यही सेम चीज़, तो ये आपका 4200 रुपये में होगा। बात समझ में आ गई? और अगर आप चाहें तो जो आपके 4 मॉड्यूल हैं वो एक एक करके भी दे सकते हैं, यानी कि एक दिया, एक मॉड्यूल के लिए जनवरी में दिया, फिर अगली मतलब जुलाई में दिया, फिर अगली जनवरी में दिया, फिर अगली जुलाई में दिया, यानी चारों पेपर जो है वो आप एक एक करके भी दे सकते। बात समझ पा रहे हो ना? मतलब 4 मॉड्यूल हैं वो आप 4 बार में भी दे सकते हैं, यानी कि लगभग 2 साल में, या फिर आप 2.5 साल 3 साल का भी समय ले सकते हैं ओ लेवल को करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ओ लेवल में ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि 5 साल में आप कभी भी ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो आपका 100 रुपीज़ जो है तब पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगभग मान के चलते हैं कि आपका टोटल 5000 रुपये खर्चा होगा। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे कोर्स करते हैं तो आपको सिर्फ 5000 रुपये पे करना है, जो कि ये फीस है। बात समझ में आ गई? और इसके अलावा अगर आप कहीं पर इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं तो आप मान के चलिए 15,000 से लेकर के 20,000 तक जो है वो फीस ली जाएगी
जाएगी। ये अलग अलग सिटी में डिपेंड करती है, लेकिन मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 20,000 रुपये जो है ये फीस ओ लेवल की रहती है। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप 5,000 रुपये में पूरा ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ओ लेवल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी थ्योरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए चीज़ें रटाई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पूरा ध्यान दिया है कि ओ लेवल से रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल है, यानी जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए और आपको अच्छी तरीके से नॉलेज भी हो। सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ ध्यान रखा है। तो अब यहाँ पर आप ओ लेवल से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि कितने पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं ये प्रैक्टिकल लेवल पर हैं। ओ लेवल रजिस्ट्रेशन, पेपर लॉक करना, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और रिजल्ट वगैरह देखना। तो इन सब चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। बाकी चीज़ें जो है वो ओ लेवल से रिलेटेड आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, उसकी क्या वेबसाइट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, फीस कैसे पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लेवल पर देखेंगे। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। आप चाहें तो कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नाइलेट, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है नाइलेट, NIELIT, ठीक है, नाइलेट। और यहाँ पर आपके सामने जो है इसकी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले ही लिंक आ जाएगा student.nilet.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट के लिए। और बाकी इसकी दूसरी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि स्टूडेंट के लिए भी है। और बाकी इस पर आपको जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ओ लेवल का सिलेबस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो है वो student.nilet.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करना है। बाकी इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसे हम क्लोज कर देंगे। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ओ लेवल का फॉर्म ऑनलाइन करना है, एडमिट कार्ड, एग्जाम फॉर्म या जो भी प्रोसेस करनी है हमको सिर्फ इसी वेबसाइट से ही करनी होती है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर आपको नीचे बढ़ना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आप किस कोर्स में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हम IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड ओ लेवल कोर्स है, यहाँ पर इसे हम अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली ओ लेवल पर। और यहाँ पर जो इसका ब्रॉच है वो यहाँ पर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फॉर्म वगैरह कैसे ऑनलाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है। फिलहाल यहाँ पर इसे जो है हम टिक करके और आगे बढ़ते हैं, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म सिंपली आ गया। तो जैसा कि नॉर्मली फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी होती है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस और फोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी है। तो फिलहाल इसको हम पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की फील्ड है आपकी, ये सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इसमें यहाँ पर एक डायरेक्ट है, एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट वाले को ही चेक रहने देना है। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्म ऑनलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आप जो है डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैंडिडेट पर रहने देना है। और बाकी यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दें कि डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं या जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं, एक बार ओ लेवल पास करने के बाद में जो है कोई डिफरेंस नहीं होता सर्टिफिकेट में, ठीक है। देखिए डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि फॉर्म ऑनलाइन करना और एग्ज़ाम फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड से लेकर के जो भी प्रोसेस होती है उन्हें खुद देखना होता है। जबकि इंस्टीट्यूट जो करवाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और एग्ज़ाम देना होता है। बाकी जो जिम्मेदारी होती है वो इंस्टीट्यूट खुद संभालता है। स्टूडेंट का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है और बाकी उसका प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होगा, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सोचें कि अगर हम इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा ज़्यादा मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम साइकिल में दिखा रहा है कि आप जो है वो जुलाई 2021 में आपका एग्ज़ाम लगेगा या फिर आप जुलाई 2021 के लिए जो है एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या फील्ड हमें भरनी है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना पूरा नाम देना है और केयर ऑफ में यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई गार्जियन है, जो भी है टिक करके यहाँ पर आपको अपनी जो है वो डिटेल दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जेंडर देना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आपको कैलेंडर पर क्लिक करना है। यहाँ से कैलेंडर को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है तो ये ईयर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप बैक कर सकते हैं ईयर, इस तरह से पीछे चले जाएं, ठीक है। या एक बार और क्लिक करेंगे तो इस तरह से ईयर आ जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से आप पीछे जाएं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर है 1996 और यहाँ पर
फरवरी मंथ है और यहाँ पर जो है 7 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक डेट जो है वो फिल हो जाएगी 7 फरवरी 1996। तो नाइलेट की वेबसाइट में कहीं भी आप कुछ भी करते हैं तो अगर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है तो वो इसी फॉर्मेट में फिल करनी होती है, ठीक है। 07-F कैपिटल का और इस तरह से 1996, तो ये ध्यान रखना है आपको फिलहाल। तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हो गया और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ठीक है, और हैंडीकैप है नहीं है, रिलीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जिसमें ये स्टार यहाँ पर रेड कलर का आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये वाला साइन जिसमें है वो फील्ड जो है वो आपकी भरनी ही भरनी है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है यहाँ पर आप जैसे ये फील्ड छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना है और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको सही सही देनी है, जिसका आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सही सही याद हो, क्योंकि यहाँ पर ईमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो ईमेल से ही होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको एड्रेस में यहाँ पर देखिए 3 लाइनें दी गई हैं, तीसरी लाइन को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। 2 लाइनों में आप अपना एड्रेस डालेंगे। 2 लाइनों में कैसे डालेंगे, तो मान लेते हैं कि आप अगर किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है विलेज डाल देना है और नीचे जो है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट वगैरह डाल देना है, ठीक है। और तीसरी लाइन आप छोड़ सकते हैं या फिर चाहें तो इसमें और वही कोई एड्रेस डाल सकते हैं, या अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाल सकते हैं अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड हो गया। और नीचे अगर आपका यहाँ पर एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स टिक कर देना है, तो ऊपर का जो एड्रेस है वही नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको आपने किस ईयर में पास किया वो चीज़ यहाँ पर आपको डालनी होगी। और बाकी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना है तो यहाँ पर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस डाल देंगे, ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो कम से कम होगा ही, अगर आप ओ लेवल डायरेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी ही। बाकी जहाँ से भी आपने कंप्यूटर सीखा है वहाँ पर आप वहाँ से आप जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का जो है आप मोबाइल से फ़ोटो खींच करके भी यहाँ पर कंप्यूटर में ला सकते हैं और उसे क्रॉप कैसे करना है वो सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। क्रॉप करना, क्योंकि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और फिल करनी है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी मार्क है ऐसा जो कि आपकी बॉडी की पहचान करता है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको डाल देनी है, जैसे कहीं पर तिल है, ठीक है, या जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर इसे टिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लेवल का फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हम सारी डिटेल जो है वो फिल कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर हमें जो है फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब को जो है रेडी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो देखिए हमने अपने फ़ोन से खींच लिया था और इसे जो है हम यहाँ पर रोटेट कर लेंगे। अगर आपके पास विंडो 10 है तो डायरेक्टली इसे यहाँ पर रोटेट कर लेना है। 7 में भी ऑप्शन होता है, यहाँ से आप रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा जो है जूम कर लेना है, बस इतना प्रॉपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर सर्च करना है, स्नैपिंग टूल, ठीक है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप यहाँ पर कोरोटना से सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्टार्ट में जाके वहाँ ऑल प्रोग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको SN टाइप करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नैपिंग टूल ये विंडो 7 में भी होता है और 10 में भी होता है। तो यहाँ पर इसे आपको ओपन कर लेना है और सिंपली यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से जो है आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस उतना ही, ठीक है। और ध्यान रखना है जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हो यानी स्कैन कर रहे हो तो फ़ोटो जो है वो सीधा आना चाहिए, ताकि आपको जो है इसे रोटेट या मतलब इधर उधर ना करना पड़े। और फाइनली से हम फाइल में जाके यहाँ पर सेव एज कर लेंगे डेस्कटॉप पर। इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर फ़ोटो, ठीक है, PH रख देते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पर नीचे जो फॉर्मेट लगाया है वो आपको ध्यान रखना है, JPEG यहाँ से लगा लेंगे, ठीक है, JPEG, और इसे सेव कर देंगे। तो ये फ़ोटो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, फ़ोटो का काम खत्म। अब यहाँ पर जो है सिग्नेचर और थंब इसी तरह से, तो यहाँ पर हम वही सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे एक बार न्यू, और यहाँ पर अब की बार जो है सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल में जाकर के यहाँ पर भी इसे सेव कर देंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर सिग्नेचर SS नाम से रख दिया इसका नाम, सेव। और फिर से यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और थंब का भी इसी तरह से क्रॉप कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पर फोटो का साइज़ भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप क्रॉप कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। बाकी अगर आप फोटोशॉप से करना चाहें तो फोटोशॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फ़ोटो रेडी हो गया, ये सिग्नेचर और ये आपका थंब हो गया। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 15 KB का है और इसी तरह से यहाँ पर इनका साइज़ भी जो है वो कम है। देखिए 14 KB का है और जो आपका थंब है वो आपका 20 KB का है, बस सिंपल, ठीक है। ये तीनों ही 50 KB के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो रेडी कर लिए हैं और अब जो है हम अपना फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद में मिलते हैं, ठीक है।
तो पूरा फॉर्म कंप्लीट भर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सारी डिटेल कंप्लीट फिल कर दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने इसका बॉडी में मार्क डाला है वो हमने डाल दिया है अमोल ऑन द सेकंड फिंगर ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। दाहिने हाथ के दूसरी उंगली पर जो है वो तिल का निशान है, इस तरह से यहाँ पर हमने डाल दिया है। आप भी इसी तरह से आपका जो भी बॉडी मार्क है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और बाकी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह साइज़ कैसे कम करना है वो हमने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ आया है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने जो प्रोसेस बताई है वो विंडो 10 में भी अवेलेबल है और विंडो 7 में भी। और बाकी यहाँ पर हमने जो है पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, देखिए जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको क्या करना है, वो आपको बिना स्पेस के डालना है, ठीक है। टोटल 12 अंक का आधार कार्ड नंबर होता है, तो जैसे 4 अंक के बीच में स्पेस होता है आधार कार्ड में, बट आपको स्पेस नहीं रखना है। जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सारी डिटेल हमने फिल कर दी हैं जैसा कि हमने बताया था। और फाइनली यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर इसे हम टिक करके और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चा आपके सामने यहाँ पर जो भी दिख रहा है वही सेम कैप्चा आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। और सही से अगर नहीं दिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस साइन पे आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे कैप्चा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन करते समय यहाँ पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड ना करें, ठीक है, वरना कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसे हम जो है सबमिट करते हैं। और अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है, जैसे कोई नेम मिस्टेक हो गया या जो भी है, तो वो आप बाद में भी सही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अगर आपकी कोई डिटेल यहाँ पर आप एक बार फिर से चेक कर लें। और यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और बैच नंबर अभी जो है खाली है, क्योंकि आप ये जब पेमेंट करेंगे उसके बाद में मिलेगा। और यहाँ पर डेट और टाइम, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर आपको दिखा रहा है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप जो है नोट कर लें, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लें फिलहाल, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पूरा फॉर्म जो है आप चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक है तो आप वापस से बैक कर दें यहाँ से, ठीक है। बैक जा करके आप फिर से एक बार फॉर्म भर लें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम इसे जो है फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट, और फाइनल सबमिट करने के बाद में और फिर आप यहाँ पर ऊपर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे पेमेंट करना है वैसे करें। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमें पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे करना चाहें। फिलहाल यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है अपना, और एटीएम कार्ड पर आपके एक्सपायरी डेट लिखी होती है और सीवीवी कोड होता है और कार्ड होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना आपको आई थिंक आता होगा, नहीं भी आता होगा तब भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है। कार्ड नंबर जो है वो 16 अंकों का आपके कार्ड के एटीएम कार्ड पर लिखा होगा, ठीक है, आगे या पीछे दो किसी भी साइड में हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल जो है वो फिल कर दी हैं। और फाइनली यहाँ पर हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेक पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपके अकाउंट से जो भी कॉन्टैक्ट नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। और इसका जो ऑनलाइन चार्ज है वो आपका 500 रुपये कटेगा, ठीक है। अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देंगे कि वो लेवल में टोटल कितना खर्चा आपका आएगा। फिलहाल ऑनलाइन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी 500 रुपये कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओटीपी डालते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आ चुका है। और फाइनली यहाँ पर इसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से एक ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आएगी जो कि सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है और इसका जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ से जो है आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज पीडीएफ, और यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। तो इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। और बाकी यहाँ पर ये आपका जो है फॉर्म कंप्लीट ऑनलाइन हो चुका है। और आपके में जो भी मेल आईडी जुड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखा रहा है, 500 रुपये आपके अकाउंट से कटे हैं। और आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो भी ईमेल आईडी यानी जो जीमेल आईडी आपने जोड़ी होगी, तो यहाँ पर हमने जितेंद्र upcs@gmail.com ये जोड़ी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 मैसेज आ चुके हैं, डू नॉट रिप्लाई यानी नाइलेट की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जो है रिप्लाई नहीं करना। फिलहाल यहाँ पर हमको 2 मैसेज मिले हैं। पहला मैसेज जो मिला है वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डेट और साथ में डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो है वो मिल गया है, ठीक है। और बैक करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा मेल है वो पेमेंट सक्सेसफुल का है, ठीक है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद, ठीक है, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ओ लेवल का जो फॉर्म है वो कंप्लीट ऑनलाइन कर दिया था और पेमेंट वगैरह भी सारा कुछ हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर 7 दिनों के बाद जो है नाइलेट की तरफ से यहाँ पर मेल आया है जिसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है नया यूज़र आईडी बनाएंगे, यानी नया यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको डेट दिखाएं तो ये जो हमने फॉर्म ऑनलाइन किया था वो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फरवरी, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट थी। और अगर आपको हम यहाँ पर ये मैसेज दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 फरवरी, 7 दिनों के बाद ये मेल आया है। और आप में हो सकता है कुछ टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं या फिर जल्दी ही मैसेज आ सकता है, ठीक है।
और बाकी यहाँ पर मैंने बीच में एक बार उनसे बात भी की थी, मैंने मेल किया था नाइलेट को कि जो है इसमें टाइम क्यों लग रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया था अंडर प्रोसेसिंग है, और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर मतलब थैंक यू बोला था। तो ये हमसे उनसे बात हुई थी, और इनका जो मेल है वो अभी आपको हम बता देंगे कि अगर आप में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो अभी आपको थोड़ी देर में हम बता देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर से नया यूज़र बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम फटाफट यूज़र आईडी बनाते हैं और उसके बाद जो है प्रोफाइल को लॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वही वेबसाइट ओपन कर लेनी है नाइलेट, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है नाइलेट डालना है और इसमें आपको यही वाली वेबसाइट ओपन करनी है student.nilet.gov.in, ठीक है। इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे तो यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल, सी लेवल से रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन से। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसकी मेल है और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। और मेल में यहाँ पर आप एक लास्ट में स्लैश देख रहे होंगे इस तरह का, ठीक है। तो ये स्लैश नहीं लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरी मेल आई ले लेना, लेकिन यहाँ पर ये स्लैश जो है छोटा सा ये मत लेना, समझ गए होंगे आई थिंक। इसी तरह से अगर थ्योरी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर मेल या कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। और बाकी CCC वगैरह के लिए नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, तो समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ से आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और कोई भी नोटिफिकेशन जो होती है और बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से अदर नोटिफिकेशन से मिल जाएंगी। ओ लेवल, ए लेवल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, इसमें। और अब यहाँ पर जो है हम यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है न्यू यूज़र में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है न्यू यूज़र पर और उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे, एक पेज खुलेगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप दूसरी बार फिर से क्लिक करें, ठीक है, न्यू यूज़र पे, और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करंट कोर्स आपको सेलेक्ट करना है ओ लेवल। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना है जो यहाँ पर आपके पास मेल में है, इसे आप नोट कर लें और वहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हम नोट कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नेम डालना है जो भी जिस स्टूडेंट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ चाहें तो कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। लास्ट में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैप्चा भी जो है वो फिल कर देते हैं। और अगर कैप्चा जो है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, ठीक है, आपने जो भी उसमें डाले होंगे। और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड OTP पहुंचा होगा, ठीक है, ये मेल के ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर नहीं, ये मेल वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल हमारा जो है jitendra.upsciences@gmail.com। तो हम ये जो OTP है हमको मेल पे मिलेगा, तो यहाँ पर हम अपना मेल ओपन करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जो है OTP आ गया है, इसे ओपन करेंगे और इसका जो OTP है वो है 427130, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है और इसे वैलिडेट कर देंगे। और जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना नया पासवर्ड डालना है, जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पासवर्ड सेट कर देता हूँ और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो 8 अंकों से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें जो है सारे लेटर अपर कैस, लोअर कैस और सिंबल, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, नंबर वगैरह। तो इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए है अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन के जरिए उसे रिकवर कर सकते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पर आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है और पासवर्ड और जो आपकी यूज़र आईडी होती है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपकी यूज़र आईडी होती है, ठीक है। यूज़र आईडी वही होती है और पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया है ये आपका पासवर्ड होगा और इसे यहाँ से हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। और ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया। आप चाहें अगर आपका कंप्यूटर है तो आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक टू होम पेज और वापस से लॉगिन करते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको जब लॉगिन करना हो, कभी भी अपने डैशबोर्ड में जाना हो तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है, ठीक है। यूज़र आईडी जो होगी वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है डालता हूँ और यहाँ पर देखिए मेल भी आ चुका है कि जो आपकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपके मेल पर भी भेज दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आप मेल को सेव करके रखें ताकि मेल से आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है, कैप्चा फिल करना है और फाइनली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, यूज़र आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना है और पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है
और फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अभी आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी अकाउंट जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कैसे होगा, तो उसके लिए आपके पास जो यहाँ पर मेल आया है, देखिए यहाँ पर जो अभी भी हमारे पास मेल आया था, तो इस मेल को आपको ओपन करना है और इसमें आपको एक लिंक मिलेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये जो है आपका अभी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है यहीं से फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ, ठीक है। एक बार हमें जो है मेल पर वेरीफाई करना होता है, ठीक है। मेल हमारे पास आता है, उससे वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से लॉगिन किया है और ये एरर आ रही है, तो कोई इशू नहीं। जब आप ईमेल वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना जो है एक बार ब्राउज़र बंद करके और वापस से फिर से इसी वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर जो है हम अपने डैशबोर्ड में हैं, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट यूज़र जो है वो लॉगिन है और यहाँ पर आपको होम, प्रोफाइल, कोर्स ये सारे टैब मिलेंगे जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप माई डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक बार अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, उसके लिए भी हम वेरीफाई करते हैं, कैसे करना है बताते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप प्रोफाइल में जा करके जो है प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको OTP डालना है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो भी लगाया होगा वहाँ पर मैसेज जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली जब OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और गो टू प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल को लॉक करना है, ठीक है। प्रोफाइल को लॉक करने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लेते हैं फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम अगर कोई गलती कर दी है, नेम या कुछ भी, तो वो यहाँ से आप वापस से सही कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट अगर आपको मान लेते हैं करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार कन्फर्म करता है और उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेम है वो आप अपडेट नहीं कर सकते। गार्जियन नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसे कैंसिल करते हैं और जेंडर वगैरह भी आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपडेट नहीं कर सकते। तो फॉर्म जब ऑनलाइन करें तो ध्यान रखें और अगर फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है एड्रेस वगैरह में तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखें फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम ही गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो बाद में सही करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप देख लें कि सारी डिटेल सही हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल को लॉक करता हूँ। तो ये एक बार फिर से आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी और यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है, ठीक है, कन्फर्म लॉक। और जैसे हम कन्फर्म लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें से यहाँ पर आप देख रहे थे पहले नोटिफिकेशन आ रही थी, अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको O लेवल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये पता चल गया होगा। यूज़र ID पासवर्ड कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे लॉक करना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे लॉक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेपर को लॉक करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि जो नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है और जो इसकी डेट होती है यानी एडमिट कार्ड और रिजल्ट देखने की जो भी डेट्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेंगी। फिर उसके बाद हम सीधे देखेंगे कि पेपर को कैसे लॉक किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं ब्राउज़र पर और सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले वीडियो लेक्चर की, तो वीडियो लेक्चर जो हैं वो आपको मिलेंगे UPCISS यूट्यूब चैनल पर। UPCISS आप सर्च करेंगे यूट्यूब में और यहाँ पर आपको फर्स्ट चैनल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसे ओपन कर लेना है। इसमें आप जाएंगे यहाँ पर प्लेलिस्ट में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको O लेवल की चारों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं M4R5 की है, ये अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, यानी कि इसमें वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपकी M3 की है और ये आपकी M2 की है और यहाँ पर और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको M1R5 की प्लेलिस्ट ये मिल जाएगी, ठीक है। तो O लेवल में जो 4 पेपर आपके 4 मॉड्यूल हैं, चारों को हमने कवर किया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो O लेवल M1R5 है, ठीक है, इसके जो वीडियो हैं ये थोड़ा पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस इसका है ये R5 है, यानी हमने R5 ही पढ़ाया है। तो इसमें बीच बीच में हमने एग्जाम्पल जो है वो पुराने वाले एग्जाम पैटर्न से ले लिया है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको ये सारे वीडियो देखने हैं, यहीं से प्रिपरेशन करनी है और इसमें लास्ट में आपको न्यू एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन भी मिल जाएगी। तो
यहाँ से तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे UPCISS यूट्यूब चैनल से। और अगर बात करें नोट्स की, तो जो नोट्स हैं ये आपको upcissusyoutube.com इस वेबसाइट से मिलेंगे। सिंपली आपको नोट्स में चले जाना है और ये जितने भी लिंक हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, क्योंकि सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओ लेवल स्टडी मटेरियल ओपन करना है नोट्स डाउनलोड करने के लिए, और इसमें आपको ओ लेवल M1R5, M2R5, M3R5 नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो M4R5 आपको इसमें सारी PDF जो है वो मिल जाएंगी। सिंगल क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज वगैरह पे नहीं करना है। तो ये हमने वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स दोनों चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पर नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो नाइलेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है student.nilet.gov.in। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी रजिस्ट्रेशन करना बताया, तो हमने बताया। तो यहाँ पर इसी वेबसाइट से आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ से आपको जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना होता है। जब भी आपको लॉगिन करना हो, रिजल्ट अपडेट देखनी हो, कुछ भी देखना हो, सीधे आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से लीजिए। बाकी जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर अदर नोटिफिकेशन में ओ लेवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, और जब नोटिफिकेशन यहाँ होती है तो साफ साफ लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, पेपर लॉक करने की लास्ट डेट कब है। हालांकि पेपर लॉक करने की जो डेट है वो आपके डैशबोर्ड में ही मिल जाएगी, मतलब कहीं भी आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट से मिल जाएंगी। बाकी ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर थ्योरी एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके डाउट हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन भी उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओ लेवल सिलेबस की, तो ओ लेवल का जो सिलेबस है उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम एक स्टूडेंट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन करते हैं और आपको पेपर लॉक कैसे करना है ये बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल लेते हैं, आपके पास भी होगा जो आपने बनाया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि अगर हमें जनवरी 2023 के लिए एग्जाम देना है तो यहाँ पर इसकी जो पेपर लॉक करने की डेट है वो 28 अक्टूबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसमें भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब किसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर आप पूरा इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इसका हम पेपर लॉक करते हैं। तो पेपर को लॉक करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम, बस सिंपली इसी पे क्लिक करके आप एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और एग्जाम अप्लाई के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। आप एग्जाम जो है वो इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में, हालांकि हिंदी और इंग्लिश का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन होते हैं, और जो आपको OMR फिल करनी है उसमें तो आपको सिर्फ गोला फिल करना है, उसमें तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी से भी जा सकते हैं या इंग्लिश से भी जा सकते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं है। इससे पहले जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते थे तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से थे तो फिर आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखने होते थे और हिंदी से तो हिंदी में। लेकिन अब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि MCQs हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो वहां पर तो सारी चीज़ें कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होती हैं। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में हमने और डिटेल में बता रखा है। फिलहाल अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी से ही जाइए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर लॉक करने के लिए जैसे कि हमने बताया उस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद इसमें यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सिंपली सेंटर चूज करना है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं MCQs का। ठीक है, यानी आपको थ्योरी एग्जाम कहाँ देना है। एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, कई सारे बच्चे डाउट में रहते हैं। देखिए, जो आपका थ्योरी एग्जाम है यानी कि जो OMR बेस्ड एग्जाम है, इसके लिए तो आपको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम ये नाइलेट जो है ये ऑटोमेटिक आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग लगाता है। ठीक है, यानी आपका जो एड्रेस होगा, आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी टाउन से हैं, तो आप जहां से भी हैं, यानी कि आपका जो एड्रेस है, बात समझ में आ रही है ना, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस के आसपास में जो भी नाइलेट का इंस्टीट्यूट होगा वहीं पर आपका प्रैक्टिकल वो लगा देगा। बात समझ में आ गई। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यहाँ पर हमें कोई चॉइस नहीं मिलती कि हम कहाँ देना चाहते हैं। हाँ, ये है कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय किया होगा, सेट किया होगा, यानी टेम्परेरी एड्रेस जो आपका होता है, तो टेम्परेरी एड्रेस के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लगता है। ठीक है,
उसी के नज़दीक में जो भी नज़दीक होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी स्टेट चूज करते हैं, उत्तर प्रदेश। ओ लेवल का जो एग्जाम होता है ये पूरे इंडिया में होता है और इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी पूरे इंडिया में वैलिड है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और एग्जाम भी कहीं भी दे सकते हैं। आपके सारी सब्जेक्ट सारा कुछ यही रहता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश में इसका एग्जाम सेंटर सेट करना है शाहजहांपुर। ठीक है, यहाँ पर शाहजहांपुर नज़दीक है तो यहाँ पर हम शाहजहांपुर सेट कर लेते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर दूसरे में फिर से हमें उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करना है, मतलब सेकंड चॉइस। अगर मान लेते हैं फर्स्ट में नहीं गया तो सेकंड में जाएगा, लेकिन 95% प्लस चांस होते हैं कि आपने जो फर्स्ट चॉइस रखा है उसी में आपका एग्जाम सेंटर लगेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो हो गया बस। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्टूडेंट ने जो है वो M1 और M2 ये दो पेपर वो पहले ही दे चुका है और इसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है। ठीक है, रिजल्ट पेंडिंग में है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 4 ये आपके थ्योरी मॉड्यूल हो गए और 4 ये प्रैक्टिकल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए M1 और M2 के ये दो एग्जाम दे चुका है तो यहाँ पर हम M3 और M4 ये दो इसके पेपर लॉक करेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से M1 M2 जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं M3 और M4। ठीक है, यहाँ पर M1 M2 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये एग्जाम ऑलरेडी उसने दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अभी भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट पेंडिंग में है। और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो सकता है कि ये डैशबोर्ड से हट जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल जो है ये भी ऑटोमेटिक चेक हो चुका है। और यहाँ पर इसका टोटल फीस हमें कितना पे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2100 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को ओके करना है, यहाँ पर इसे चेक करना है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें इसका जो मीडियम है वो हिंदी रखना है और नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर सिंपली प्रोसीड करते हैं। एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि हाँ जो चीज़ें हैं वो सही हैं, शाहजहांपुर, लखनऊ, M3 और M4 ठीक है, ओके है। और सिंपली यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हम M3 और M4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम M3 और M4 इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर हम पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, पे ऑनलाइन। और आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, QR कोड, डेबिट कार्ड, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम QR कोड से पेमेंट करेंगे, यानी QR कोड को स्कैन करके करेंगे। तो यहाँ पर 2100 रुपये, यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड जनरेट होगा और इस QR को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पेमेंट हो रहा है और जैसे ही पेमेंट होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है ये इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आप चाहें तो इसकी रिसिप्ट जो है ये भी प्रिंट करके रख सकते हैं। और जब तक आपका पेमेंट हो रहा है तब तक आपको अपने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने पेपर लॉक करना देख लिया, किस तरीके से पेपर लॉक करना है। अब ID कार्ड और एडमिट कार्ड को लेकर के भी यहाँ पर ID कार्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए नाइलेट जो है ये अपनी तरफ से एक ID जो है वो जनरेट करता है, यानी ID प्रोवाइड करता है। और जब भी आप नाइलेट का कोई भी एग्जाम प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, जब भी आप जाएंगे तो उसके साथ में आपको ID कार्ड प्लस एडमिट कार्ड दोनों चीज़ें ले जानी होती हैं। आपका चाहे थ्योरी एग्जाम हो यानी OMR बेस्ड हो या फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, आपको ID कार्ड भी ले जाना है और एडमिट कार्ड भी ले जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें कैसे डाउनलोड करना है आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और ID कार्ड डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर हमें एक बार फिर से लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉगिन किया है उसी स्टूडेंट का जिसका अभी हमने पेपर लॉक किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर लॉक वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हट चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखना है पेपर लॉक करने से पहले, वो ये कि अगर आप पेपर एक बार लॉक कर देते हैं तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने M1 और M2 इन दोनों के लिए आपने पेपर लॉक कर दिया। तो अब अगर आप चाहें कि एक काम करते हैं कि हम 3 मॉड्यूल का पेपर एक साथ दे सकते हैं, हमारे पास टाइम है, तो एक काम करते हैं कि M3 का भी पेपर लॉक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पेपर लॉक कर दिया, चाहे आपने 4 के लिए किया हो, 2 के लिए किया हो, 3 के लिए, फिर उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका किसी भी कारण से कभी भी रिजल्ट पेंडिंग होता है, जैसे हमने बताया ना कि इस स्टूडेंट का M1 का और M2 का रिजल्ट पेंडिंग में है, तो हमने क्या किया, M1 और M2 को हमने लॉक ही नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि इसमें से 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो M1 और M2 में अगर हो सकता है किसी एक में ये फेल हो जाता है, तब भी हम ये नहीं चाहते थे कि तीनों एक साथ भरे। हमने सिंपली M3 और M4 ये दोनों मॉड्यूल भर दिए हैं। अगर इसमें से वो किसी में एक में फेल भी होता है तो उसके लिए वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम देगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने M1 और M2 दे दिया है और M3 और M4 बचा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि M3 और M4 भर देते हैं और अगर M2 में फेल हो गए तो हम M2 को फिर से अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसी के साथ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको वेट करना है, रिजल्ट आ जाने देना है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ID कार्ड जो है वो डाउनलोड करना बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ID कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए आपको पहले तो लॉगिन कर लेना है और आपको डैशबोर्ड में ही ID कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ID कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है, प्रिंट रजिस्टर्ड आईडी कार्ड, और ओ लेवल कोर्स सेलेक्ट करना, व्यू आईडी कार्ड, और ये आप आईडी कार्ड देख सकते हैं। और इससे सिंपली यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको प्रिंट का बटन मिलेगा, प्रिंट कीजिए और यहाँ से आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके और यहाँ पर आप इसे कलर प्रिंट आउट या जैसे प्रिंट आउट करना चाहें आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड आप चाहें तो इसको आगे और पीछे, मतलब ये फ्रंट साइड में और ये बैक साइड में जिस तरह से आधार कार्ड निकलता है उसी साइज में आप निकलवा सकते हैं, या फिर अगर आप टेम्परेरी बेस पे चाहते हैं तो आप इसे A4 साइज के पेज पर भी पूरा फुल प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ही आपका ये मान्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली सेव कर लेना है, आपका आईडी कार्ड जो है वो निकल जाएगा। तो ये तो हो गई बात आईडी कार्ड की। और यहाँ पर अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तो देखिए एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन करते हैं दूसरे टैब पर इसकी वेबसाइट को और हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लॉग आउट कर दिया इस स्टूडेंट को। तो देखिए यहाँ पर जो इसका होम पेज है, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स पेज यानी होम पेज जो है इसी में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ से CCC और सभी कोर्सेज के एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं वहीं से आपको ओ लेवल का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पर चले जाना है डाउनलोड एडमिट कार्ड में, और डाउनलोड एडमिट कार्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है ओ लेवल, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इसे जो है तो डिक्लेरेशन को यहाँ पर हमें चेक करना है और एग्री करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना है और ये आप यहाँ पर आप एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, तो जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया होगा एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, तो जो आपका यूजर आईडी है वही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हम सेलेक्ट करते हैं 2022 जुलाई 2022। तो देखिए इसका जो एग्जाम है ये हो चुका है, लेकिन आपको बस यहाँ पर डेमो के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई 2022 का एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करना है। आप जिस भी एग्जाम के लिए हैं यहाँ पर आपके सामने शो होगा और सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा और व्यू करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालते समय ध्यान रखना है इसी फॉर्मेट में डालना है, या फिर आप यहाँ से कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा और सिंपली व्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप आईडी कार्ड जो है प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से नाइलेट का जो ओ लेवल का आईडी कार्ड होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि M1 और M2 इन दोनों के लिए यहाँ पर आईडी कार्ड जो है एडमिट कार्ड आया है, जबकि ये एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बस हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया था। चलिए, तो यहाँ पर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना बता दिया। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी आपको प्रिंट का बटन जो है वो मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करना और सेव एज PDF, और इसे सेव करके आप प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका थ्योरी एग्जाम हो या फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, ठीक है, थ्योरी यानी कि OMR पर हो या प्रैक्टिकल आपका कंप्यूटर लैब में हो, आपको एडमिट कार्ड देखिए दोनों का अलग अलग मिलता है। ठीक है, OMR जो आपका होता है इसका एडमिट कार्ड आपको अलग से मिलता है और प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अलग से मिलता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, थ्योरी का अलग से मिलता है OMR का, और प्रैक्टिकल का अलग से, दोनों का अलग अलग मिलता है। ये वाला जो एडमिट कार्ड हमने दिखाया है थ्योरी एग्जाम के लिए था, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपको एडमिट कार्ड दिखा देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखने के लिए सिंपली आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है, और अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो यहाँ से आप ओ लेवल में जाके यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है चीज़ें। यहाँ पर अभी देखिए कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए कोई डेट नहीं दिखा रही। बाकी सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा फिल करके व्यू कर देना है और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो रिजल्ट देखना बिल्कुल ही आसान है, आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो ओ लेवल से रिलेटेड डेट्स होती हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे अभी जनवरी 2023 का जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 14 जनवरी 2023, 15, 16, 17 इन चारों दिन जो है वो थ्योरी का एग्जाम होगा। और यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, प्रैक्टिकल पेपर की, तो उसकी जो डेट है वो फिक्स नहीं है, वो 28 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। बाकी इसका जब एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मेंशन होती हैं। तो प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड होगा वो कैसे डाउनलोड करेंगे, वो कैसे मिलेगा, तो वो आपको अपने डैशबोर्ड से ही मिल जाएगा। अभी फिलहाल इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह नहीं शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करें। ठीक है, ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसका कैसे क्या करें। तो यहाँ पर देखिए आपको हम एक लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, ये जितने भी लिंक आप देख रहे हैं ये सारे हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्रोजेक्ट को सबमिट करने से रिलेटेड जो लिंक है वो ये है, इसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं डायरेक्टली और आपको जो है बता देंगे, यानी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
तो यहाँ पर इस लिंक को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें ओ लेवल से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, तो उस एक प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक छोटी सी वेबसाइट, जब आप M2R5 पढ़ेंगे दूसरा पेपर, तो M2R5 में HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन ले करके आप एक छोटी सी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, आप एक वेबसाइट बना लीजिए जिसमें मेनू बार और ये सारी चीज़ें हों, और उसका जो भी कोड है और जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रिंट कर लेनी है, एक हार्ड कॉपी रेडी कर लेनी है, और वही आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट फाइल होगी उसी के साथ में आपको एक एनेक्सचर 1 जो है ये भी लगाना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे पहले आएंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको एनेक्सचर का लिंक भी मिलेगा, ये PDF है, इसे आप डाउनलोड कर लें। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। प्रोजेक्ट टाइटल यानी प्रोजेक्ट किस पर बेस्ड है, IoT पर बेस्ड है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालना है और अपना नेम डालना है। ठीक है, 3 चीज़ें केवल फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसे सबमिट करने के लिए आपको किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, या तो वो उसका A लेवल होना चाहिए, ठीक है, उसके सिग्नेचर लगेंगे। बात समझ आ रही है ना, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके सिग्नेचर लगेंगे, या तो O लेवल क्वालिफाइड होना चाहिए, या B लेवल, या MCA, या फिर उससे भी हायर क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, उसी के साइन लगेंगे, और उसका एक जो सर्टिफिकेट होगा उसकी भी एक कॉपी लगेगी इसी के साथ में। तो पहला तो आपका हो गया प्रोजेक्ट फाइल, दूसरा यहाँ पर एनेक्सचर, इसे आप फिल करके लगाएंगे, और तीसरा जो भी आपका गाइडेंस होगा उसका एक सर्टिफिकेट का कॉपी लगाएंगे, और चौथी चीज़ यहाँ पर आपको जो है 100 रुपये इस अकाउंट पे करना है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, इस डिटेल पे आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और उसकी पेमेंट रिसिप्ट होगी। तो ये चारों चीज़ें जो है ये आपको प्रिंट कर लेनी है, और इसका पूरा कंप्लीट सेटअप बना करके आपको इसको जो है पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है। और किस एड्रेस पर करना है, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये एड्रेस देख सकते हैं, इस एड्रेस पर आपको ये पोस्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो ये आप कर सकते हैं, इस तरह से आप मैनुअली प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं अपने आप 100 रुपीज़ में। बाकी इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, जिस भी नाइलेट के इंस्टीट्यूट पर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, वहीं पर आप जो है वो 500 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे। आप 500 रुपये के आसपास केवल पेमेंट कर दीजिए उनको, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, 3 चीज़ें, और प्लस 500 रुपये पेमेंट कर दीजिए। वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बना करके खुद ही सबमिट कर देंगे। ये फीस 500 से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ये हमने अंदाज़ा बताया है। जिस भी सेंटर पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएं, 500 रुपये और रजिस्ट्रेशन और ये सारी डिटेल आप दे करके वहीं पर बात कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहाँ आप ढूंढते फिरेंगे A लेवल क्वालिफाइड को या B लेवल या MCA के इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर प्रोजेक्ट को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से आप चाहें तो मैनुअली भी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, या जैसा कि हमने बताया जहाँ पर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे वहीं से करवा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर O लेवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी थी, वो हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो छूट गई है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम दूसरे वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसे आप जरूर चेक करें। ठीक है, और बाकी एक चीज़ यहाँ पर बची है, वो ये है कि O लेवल का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो देखिए आने वाले वीडियोज़ में हम किसी वीडियो में बता देंगे कि आपको O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करना है, और साथ में इसी वीडियो में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो इस तरीके से O लेवल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जरा सी भी जानकारी मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।